गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आजीविका की एक नई क्लास लेकर के आप लोगों के सामने मौजूद हुई हूँ। तो इसमें आज अपन देखने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, हरित क्रांति के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वजह से बच्चे कि आखिर आपको पता चलना चाहिए कि हरित क्रांति लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, आखिर हरित क्रांति लाया क्यों गया था, और हरित क्रांति अगर लाया भी गया था तो उसका प्रभाव क्या रहा। इन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि इस क्रांति की आवश्यकता हमारे भारत में आखिर महसूस क्यों हुई थी। तो सबसे पहली बात, अगर हम हरित क्रांति की बात कर लें तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति नाम सुनते ही हमारा जो माइंड है वो सीधा कृषि क्षेत्र से जाकर के जुड़ जाता है। ठीक, तो बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यवसाय को, अगर हम व्यवसायिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आ जाता है, मत्स्य पालन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका उद्योग आ जाता है, विनिर्माण आ जाता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका सेवा आ जाता है। अब ये सेवा क्या होता है, जो जीडीपी वाला क्षेत्र था, जीडीपी वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आखिर सेवा का क्या मतलब होता है। ठीक, तो इन 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये तो अपने को सबको पता है। कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति को अपने को पढ़ना होता है, या ये बोल दूं कि हरित क्रांति के अंतर्गत अपने को कृषि को पढ़ना होता है। दोनों ही बात में कोई खास अंतर नहीं दिखेगा अपने को। ठीक है, अब एक बात समझो, जैसे कोई देश विकास करता है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कम होते जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आपके माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। क्या लिखा गया है कि जैसे कोई देश जो है विकास करता है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो हिस्सा है वो कम होता जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया बच्चे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के क्षेत्र में हम इसको डिवाइड किए हुए हैं, है ना। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। एक चीज क्लियरली मैं आपको समझा दूं कि कोई भी देश जब तक कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा तब तक वह जो देश है वो एक विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आप अपना अधिकांश समय कृषि पर दे रहे हैं, कृषि के उत्पादन पर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने बहुत अधिक मात्रा में चाय का पैदावार कर लिया, बहुत अधिक मात्रा में आपने गन्ना का पैदावार कर लिया, या बहुत अधिक मात्रा में आपने अनाज का पैदावार कर लिया। ठीक है, अब देखो, जो चीज आपके पास है वही चीज तो आप निर्यात करोगे दूसरे देशों को, और जो चीज आपके पास है उसी को आप निर्यात करोगे तो उसी से आपका पैसा आएगा। तो मान लो आपने बहुत अधिक मात्रा में इन तीनों चीजों का क्या कर दिया, पैदावार कर दिया। ठीक है, अब आप इसी को निर्यात कर रहे हैं ताकि हमारे देश की व्यावसायिक व्यवस्था अच्छे से चल सके, हमारा जो देश है अच्छे से विकास हो सके। तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए 1000 रुपए में निर्यात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ ना, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं ये, चाय, कपास, गन्ना, इन सभी चीजों को। वहीं अगर मान लीजिए आप इस कृषि क्षेत्र से हट करके अगर आप उद्योग और सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, सेवा का क्षेत्र मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे आप हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमारा देश मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, या हवाई जहाज बना रहा है, या उद्योग से रिलेटेड कोई चीज बना रहा है, तो अब वो क्या चीज को निर्यात करेगा, जो बना रहा है वही ना निर्यात करेगा। तो आपने अगर हेलीकॉप्टर बनाया, हमारे देश ने अगर हेलीकॉप्टर बनाया, तो वो हेलीकॉप्टर निर्यात करेगा। तो हेलीकॉप्टर निर्यात करने से हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, या ये चाय गन्ना को निर्यात करने से ज्यादा पैसा मिलेगा? आप खुद सोच सकते हैं। तो यही चीज यहां पर बताया गया है कि कोई भी देश अगर विकसित है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, वो लोग कृषि पर भी अपना ध्यान देते हैं, लेकिन कृषि से कहीं ज्यादा वो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में ध्यान देते हैं। मतलब उद्योग, विनिर्माण और निर्माण में वो ज्यादा अपना समय देते हैं। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनके पास पैसा आता है। लेकिन हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है। हमारे अभी भी की मैं बात करूं तो जनसंख्या का 70 से 80% जो हमारी जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर डिपेंड रहती है। कृषि पर डिपेंड रहती है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपना अधिकांश समय कृषि को देती है ताकि अच्छे से उपज हो सके। और वही चीज है कि जिस चीज में आप ज्यादा ध्यान देंगे वो बिल्कुल उपज होगा, लेकिन आप उसको को निर्यात करेंगे, कुछ और चीज तो आप निर्यात करेंगे नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एक हवाई जहाज को भी निर्यात करते हैं तो 5 से 10 करोड़ रुपए आपके पास होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा भारत आखिर पिछड़ता क्यों जा रहा है। इसका रीजन ये है कि हम प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इसके द्वितीय तृतीय क्षेत्र में बर्बाद करने के। तो यह चीज
आपको पहले क्लियर होना चाहिए था। हरित क्रांति हम पढ़ रहे हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा। इसका मतलब समझ आया? राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा मतलब पूरे राष्ट्र में जितना भी आय हमको मिलता है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से मिल रहा हो, तो उस पूरे पैसे में आपके कृषि से कितना पैसा आ रहा है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का यही नाम है कि पूरे राष्ट्र में चाहे जिधर से भी पैसा आ रहा हो, चाहे कृषि से आ रहा हो, उद्योग से आ रहे हो, सेवा क्षेत्र से आ रहा हो, मत्स्य पालन से आ रहा हो, कहीं से भी, उसमें कृषि का कितना परसेंटेज है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको एक चीज आइडिया हो गया होगा कि अगर कोई भी देश विकसित हो रहा है तो सबसे पहला काम उसको प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अपना ज्यादा समय देना पड़ेगा, तभी जाकर के उस देश के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो निर्यात करेगा। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हमारी चर्चा होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का ज्यादा योगदान है। बिल्कुल, यही तो मैंने आपको बताया कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मैक्सिमम जनसंख्या जो है कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर है। रोजगार भी आपको कृषि के माध्यम से ही मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आप फसल उगाएंगे, किसान जो है अपने कृषि में ज्यादा समय देगा। अभी के जो नवयुवक हैं, कुछ काम धाम नहीं मिल रहा है तो कृषि में जाकर के अपना समय देंगे। फैक्ट्रीज बनाई जा रही, कृषि से रिलेटेड बनाई जा रही है। तो इन सब चीजों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मतलब होता है जहां से पैसा, इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का ज्यादा योगदान है, क्योंकि हमारे यहाँ 70 से 80% लोग कृषि पर आपके निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां तक तो चीजें हमारी समझ आ गई हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व है, तो यह पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आखिर रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व है। तो बिल्कुल यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1951 में जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि पर आधारित था। अब यहाँ पर एक चीज समझना आप कि हमारा देश आखिर विकसित कैसे हो रहा है। तो बात है आपके 1951 की, जब पहली बार पंचवर्षीय योजना लाया गया था। 1951 में जनसंख्या का लगभग 70% भाग आपकी कृषि पर आधारित था। कब की बात हो रही है? 1951 की बात हो रही है। 70% भाग, है ना। और 2005-06 में क्या हुआ? 70% हो गया। क्या हो गया? 70% हो गया। 70% नहीं, ये आपका 27% होगा, ठीक है। 1951 में ये 70% था और 2005-06 में ये जो है 27% हो गया। और अगर आप 57% भी मानना चाहते तो कोई इशू नहीं, आंकड़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया है, इसलिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। अब मान लो यहाँ पर देख रहे हैं आप, कृषि पर जो निर्भरता है, ठीक है, वो यहाँ से घट करके यहाँ पर आ गई है। इसका रीजन ये है कि हमारा देश अब विकसित हो रहा है, क्योंकि हम अपना समय कृषि पर ना दे करके, मतलब ज्यादा समय कृषि पर ना दे करके अन्य जगह पर दे रहे हैं। इसका रीजन ये है। तो कोई भी देश अगर कृषि पर ज्यादा निर्भरता नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वो विकसित होगा। कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बाकी चीजों पर भी अपना फोकस करें। जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनका जो ध्यान है वो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं? आपके विकास कर रहे हैं। चलिए, औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। अब ये पॉइंट क्या बताया जाए? देखो, औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व मतलब आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो उद्योग है वो पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड है, और जो कृषि है वो भी उद्योग पर डिपेंड है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है कि औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व क्या है। जैसे कि समझना, उद्योगों को क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां से मिलेगा? कृषि से ही आपका मिलेगा। तो कोई भी उद्योग तभी आपका सक्सेस हो सकता है, तभी आपका विकास कर सकता है जब कृषि से उसको कच्चा माल मिल सके। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री आप ले लो, प्रोडक्ट बनेगा कैसे? जब तक उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा? चीनी बनाना चाह रहे हैं आप, जब तक गन्ना नहीं मिलेगा कहां से मिलेगा? गन्ना कहां से मिलेगा? कृषि से ही ना मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है कि औद्योगिक विकास के लिए कृषि का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत अधिक समय था जब 3 वस्तु का क्या किया जाता था। 3 वस्तु मतलब आपका एक तो चाय हो गया, एक आपका पटसन हो गया और एक आपका वस्त्र हो गया, ठीक है, सूती वस्त्र। इन तीनों वस्तुओं का ना बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता था। और जब इस समय इन तीनों वस्तुओं का निर्यात किया जाता था तो जितना आय आता था उसका 50% हिस्सा इन तीनों से अपने को मिलता था। कब की बात हो रही है? बहुत अधिक समय पहले की बात हो रही है। फिर क्या हुआ? अब देखो, इस
चीज में इन तीनों चीजों को निर्यात करने से 50% हिस्सा आय का मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम अन्य चीजों को भी शामिल कर दें, अन्य चीज जैसे हमारे यहाँ काफी बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, चीनी मतलब गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है, तंबाकू हो गया, काजू हो गया, तो इन सबको भी अगर हम शामिल कर ले तो जो आय है उसका 70 से 75% हिस्सा जो है आपको कृषि से ही मिल जाएगा। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब निर्यात और आयात की बात हो रही है। तो शुरुआत में हम क्या करते थे, सिर्फ 3 वस्तुओं का निर्यात करते थे, 3 वस्तुओं का मात्र निर्यात करने से 50% आय हमको मिल जाता था। लेकिन अगर अब हम क्या करें, इन तीनों वस्तुओं के अलावा और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात करने लगे तो उससे जो आय है जो कि 50% तक हमको मिल रहा था वो 70 से 75% तक मिलने लगेगा। यही पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो, कृषि पर इतनी अधिक निर्भरता भारत के अल्प विकास को दर्शाती है। तो यह पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया कि कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में जो निर्भरता है वो किसको दर्शाती है, तो वो भारत के अल्प विकास को दर्शाती है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा आप कृषि पर निर्भर करेंगे मतलब आप एक्स्ट्रा चीज पर ध्यान नहीं देंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि रखा जाता है। अगर आप अधिकतर समय अपना प्राथमिक क्षेत्र को देंगे तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को आप कब समय देंगे। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में समय देने का फायदा ये होगा कि वहां पर उद्योगों की बात होती है, निर्माण की बात होती है, विनिर्माण की बात होती है। तो अगर आप उद्योग, निर्माण या फिर विनिर्माण में समय देंगे तो उससे लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि आप फैक्ट्रीज पर वर्क करेंगे, मजदूर तो चाहिए काम करने के लिए। तो इस प्रकार से ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर द्वितीय क्षेत्र में हम काम करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में उद्योग निर्माण होगा, फैक्ट्री का निर्माण होगा, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, वहां प्रोडक्ट बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता महसूस होगी, मजदूरों को रोजगार भी मिल जाएगा जिससे कि उनकी गरीबी भी दूर होगी। ओवरऑल अर्थव्यवस्था थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। कब, जब आप प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पर जाएंगे। लेकिन जब तक आप सिर्फ कृषि पर काम कर रहे हैं, कृषि पर अधिक निर्भर हैं, तब तक अल्प विकास होगा ही होगा, उतना अधिक मात्रा में विकास आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। पूंजी निर्माण में सहयोग की अगर हम बात करें तो पूंजी निर्माण में भी कृषि का बहुत सहयोग है। रीजन ये है कि हमारे देश की मैंने बताया जैसे कि 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अब वो कृषि पे अपना मैक्सिमम समय दे रही है, बहुत सारे चीज बना रही है, बहुत सारे फसल उगा रहे हैं। तो अगर यह काम भी वो नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण फिर कैसे होगा, फिर तो अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यह चीज भी यहाँ पर बताया गया है। गरीबी निवारण में भूमिका, देखो गरीबी निवारण में भी कृषि का महत्वपूर्ण रोल है। फिलहाल अगर हम अभी की बात कर लें तो, क्योंकि जो किसान हैं वो जा करके खेत में काम कर रहे हैं, उसी से उनका घर चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ लोग अपना मैक्सिमम पैसा खाने पीने में खर्चा करते हैं, ठीक है। किस में खर्चा करते हैं, एक आम आदमी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में ही खर्चा करता है, खाने पीने में ही खर्चा करता है। दुनिया भर का फसल उगाएगा, दुनिया भर की चीज खरीद करके खाएगा। कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि कृषि बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है हमारे ऊपर। जब तक हम इस पर निर्भर हैं तब तक की बात हो रही, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। वही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब देखो, ये तो एक फैक्चुअल से पॉइंट्स नहीं थे, कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट था जो कि आपको समझाने की मुझे जरूरत थी। फैक्चुअल पॉइंट्स में जो आपको याद रखना है वो ये पॉइंट है बच्चे, स्टार मार्क के साथ अप एंड डाउन करेंगे। एक लेखक थे जिनका नाम था स्यूल्ज। क्या नाम है लेखक का, स्यूल्ज। क्या नाम है, स्यूल्ज। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यह पुस्तक किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक है यह आपके स्यूल्ज महोदय ने लिखा है। अब यहां पर एक बात उठती है कि आखिर इन्होंने इस पुस्तक में लिखा क्या है। तो समझना, इन्होंने इस पुस्तक में इसी बात को दर्शाया है कि अगर भारत के निवासी, अगर भारत के लोग प्राथमिक क्षेत्र के अलावा द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा निर्भर रहे, तो भारत निश्चित रूप से जल्द विकसित हो जाएगा। लेकिन अगर भारत की जनता कृषि पर बहुत ज्यादा आश्रित रहेगी तो यह काम होना मुश्किल है। यही चीज स्यूल्ज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उनकी पुस्तक का क्या नाम बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। यहां तक चीजें क्या हमारी क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे की बात पर, जो कि है हमारा हरित क्रांति। क्या था यह हरित क्रांति और इसके बारे में आपको क्या जानना है, समझो। सबसे पहली बात तो यह हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जब आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भारत के बारे में कोई टेंशन नहीं था अपने को, क्योंकि सारा कुछ तो अंग्रेज देख रहे थे, सारा कुछ इंग्लैंड हैंडल कर रहा था, है ना। यहाँ का खाना पीना, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सारा कुछ कौन देखता था, इंग्लैंड देखता था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया तो भारत तो आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत
बड़ी जो समस्या है ना वो हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई। वो समस्या ये था कि अब हमको हैंडल करना है हमारे देश का अर्थव्यवस्था को, कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा बचाना, ये सारी चीजें किसको देखनी है, अब हमको देखनी है। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई। वो हो गया आपके भूखमरी की समस्या, ठीक है, खाद्यान्न की समस्या आप बोल सकते हैं। खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, खाद्यान्न बहुत अधिक मात्रा में बचा हुआ था, खाद्य सामग्री उतना नहीं था जितनी की आवश्यकता थी। तो एक तो ये समस्या हमारे पास उत्पन्न हुई कि जैसे ही देश आजाद हुआ है हमारे पास खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। ये समस्या एक तो थी ही, उसके साथ साथ क्या हुआ, चीन का युद्ध हो गया, ठीक है, 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 1971 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया। और आप जानते हैं कि एक युद्ध में अगर एक युद्ध भीषण युद्ध होता है तो कितनी अधिक मात्रा में पैसा खर्चा होता है, ठीक है। आप लोग तो घर में समाचार देख करके क्या बोलते हैं, टीवी में देख करके अपना ओपिनियन देते रहते हैं, जाओ उड़ा दो, उन लोग को मार दो, पाकिस्तान वालों को मार दो, इसको कर दो। आपको पता है एक युद्ध में बम गोला ये सब चीज जब हम यूज करते हैं तो कितने अधिक मात्रा में पैसे की जन धन सबकी हानि होती है। तो वही चीज है कि उस टाइम पर एक तो ऐसे हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे थे, ऊपर से चीन ने युद्ध कर दिया, ऊपर से पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। अब यहाँ पर हमारी समस्या और बढ़ गई कि खाने का पैसा तो था नहीं, ऊपर से युद्ध में पैसा लगा दो। अब ओवरऑल मतलब ये है कि पूरी तरीके से हम परेशान हो चुके थे। हमारे पास अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अब खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल को भी हमको दूसरे देश से क्या करना पड़ रहा था, आयात करवाना पड़ रहा था। तब जाकर के हमारे पास क्या हो रहा था, खाने की पूर्ति हो रही थी, मतलब पूरी तरीके से खाद्यान्न सामग्री हमारे पास खत्म हो चुका था। तो इनके सामने एक सबसे बड़ा टेंशन ये था कि कैसे करके इस भूखमरी की समस्या का क्या किया जाए, अंत किया जाए। हम किससे सजेशन मांगे, किससे पूछें कि कैसे करके इस समस्या को हम सुलझाएं। तब क्या हुआ, तब सन 1958 की बात है। कब की बात है, सन 1958 की बात है। इस टाइम पर संयुक्त राज्य के एक कृषि विभाग के डॉक्टर थे, मतलब एक कृषि विभाग के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एस.एफ. जॉनसन। क्या नाम था इनका, डॉक्टर एस.एफ. जॉनसन। घटना है 1958 की, ठीक है। डॉक्टर एस.एफ. जॉनसन, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, विशेषज्ञ का दल बुलाया गया। एस.एफ. जॉनसन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक दल बुलवाया गया और उनसे पूछा गया कि हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या है, इस समस्या का समाधान बताइए, हम कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो 1958 में यह दल हमारे पास आया है। 1959 में इन दल ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस रिपोर्ट को नाम दिया गया इंडियाज फूड प्रॉब्लम एंड द स्टेप टू मीट इट। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है। 1958 में इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया, इंडियाज फूड प्रॉब्लम, ठीक है, एंड स्टेप टू मीट इट, स्टेप्स टू मीट इट। इंडिया का जो भूख का समस्या है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को ही नाम दिया गया। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको ज्यादा जो फोकस है ना वो वहां पर करना है जहां कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की संभावना अधिक हो। मतलब इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि आपके यहाँ खाद्यान्न की समस्या कैसे दूर हो सकती है, यह रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अब आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पैसे की वैश्विक कमी थी, आप सब तरफ तो फोकस कर नहीं सकते थे, कुछ जगह पर आपको फोकस करना था जहां पर आपको खाद्यान्न की जो पूर्ति है ना वो अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। तब इन्होंने ये चीज को बताया कि अब आप फोकस वहां पर कीजिए जहां पर ऑलरेडी जो क्षेत्र विकसित है, जहां पर ऑलरेडी पानी में बहुत अधिक मात्रा में, और आपको पता है कि अगर हम वहां पर अपना क्या करते हैं, अपना 100% देते हैं तो फसल बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये रिपोर्ट इन्होंने बताया कि जो जगह सूखे हैं वहां पर को ग्रो करने में समय मत बर्बाद करो, जो ऑलरेडी विकसित है वहां पर फसल लगाओ ताकि आपके पास जो अनाज की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है वो दूर हो सके। यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, 1959 में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया, तो इंडियाज फूड प्रॉब्लम एंड स्टेप टू मीट इट। ये चीज याद रहेगी आपको। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि आखिर हरित क्रांति कब कहलाया था। तो समझो, एक क्या लाया गया था, एक कुछ चीज लाया गया था। क्या चीज था ये, अब यहां पर समझना। एक बोल सकते हैं कि प्रोग्राम, ठीक है, एक कार्यक्रम बोल सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम का नाम था IAAP। क्या प्रोग्राम है ये, तो इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम क्या आया है, IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था सन 1961 में। और एक दूसरा प्रोग्राम लाया गया IADP। इसका क्या मतलब है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दो प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम और एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम को कब लाया गया, तो पहला जो प्रोग्राम है 1961 में लाया गया और जो दूसरा प्रोग्राम है वो 1964 में लाया गया था। इन दोनों कार्यक्रम को लाने का फायदा क्या हुआ, तो समझो, इन दोनों कार्यक्रम से सिंचाई, उर्वरक, कृषि पर भारी निवेश किया गया। ये दोनों जो
प्रोग्राम लाए गए ना, ये उस रिपोर्ट के अनुसार ही लाया गया था। ये दोनों प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई पर पैसा खर्चा किया गया, उर्वरक पर बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्चा किया गया, कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में खर्चा किया गया। कहने का मतलब है कि फसल किस प्रकार से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा, इस चीज पर बहुत अधिक मात्रा में क्या किया गया, निवेश किया गया इन दोनों ही प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि भारतीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। फाइनली भारतीय कृषि जिस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, उनकी उत्पादकता में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। खाद्यान्न की समस्या जो बहुत अधिक बढ़ चुकी थी उसमें कमी आई, हमारे पास फसल हुआ, अच्छे से हुआ, अनाज का भंडार हो गया। अब इतना हो गया कि दूसरे देश से जो हम अब तक मंगा रहे थे वो हम दूसरे को निर्यात करने लगे। मतलब ओवरऑल इन्होंने जो प्रोग्राम लाया था, इन दोनों प्रोग्राम से रिजल्ट 100% रहा, और यही जो दोनों प्रोग्राम है इन्हीं को साथ में मिला करके हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। तो हरित क्रांति के अंतर्गत दो प्रोग्राम कौन कौन सा है? तो एक है आपका IAAP और एक है आपका IADP। एक आया 1961 में, एक आया 1964 में। तो इन दोनों को मिला करके ही हरित क्रांति के रूप में इसको लाया गया। ठीक, तो ये फिलहाल बेसिक पॉइंट अपने को समझ आ गया कि हरित क्रांति कैसे अस्तित्व में आई। अब समझो कि आखिर ये जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कैसे हुआ था। शुरुआत इन सेंस हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का उल्लेख कृषि विशेषज्ञ दल द्वारा, वही जिनको बुलाया गया था ना, कृषि विशेषज्ञ दल द्वारा 1950-60 के दौरान विकसित नई प्रौद्योगिकी के लिए किया गया था। सबसे पहले 1950-60 में एक वैज्ञानिकों का दल आया था जिन्होंने एक नई प्रौद्योगिकी के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इस दल में कौन कौन शामिल था? आखिर ये जो दल आया हुआ था उस दल में शामिल कौन कौन थे? तो इस दल में मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के कृषि विशेषज्ञ थे। अब आपको पता होना चाहिए जो कृषि विशेषज्ञ की टीम आ रही है, ये टीम में कौन कौन शामिल है। तो इस टीम में आपके मैक्सिको के, ठीक है, मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मैक्सिको के मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के वैज्ञानिक शामिल थे। इसके अलावा फिलीपींस से जो चावल के वैज्ञानिक थे, ठीक है, चावल अनुसंधान संस्था के जो वैज्ञानिक थे, इनको शामिल किया गया था। तो ये तीनों मिलकर के, ये दोनों जगह से वैज्ञानिक आए, इस दल में शामिल हुए और ये दोनों आकर के यहाँ की जो समस्या है उसको सुधारने का इन्होंने कोशिश किया था। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्रौद्योगिकी में अधिक पैदावार वाली किस्म। अब देखो ये लोग आए तो कोई जादू मंत्र तो पढ़ नहीं दिए थे, तो क्या किए थे, इन्होंने एक बीज अपने साथ लेकर के आया। ये क्या किए थे, अपने साथ एक बीज लेकर के आए थे। ये जो बीज था ना, ये बहुत अधिक मात्रा में पैदावार देता था, बस इनको जितनी चाहिए उतना पानी खाद मिल जाना चाहिए। तो जो बीज इन्होंने लाया था उस बीज का नाम था HYV। बीज का क्या नाम है? HYV। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे हाई यील्डिंग वेराइटी इन एग्रो इंडस्ट्रीज। हाई यील्डिंग वेराइटी इन एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, HYV। नाम क्या है? HYV। फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी इन एग्रो इंडस्ट्री। ठीक, तो यह पॉइंट आपको याद रहेगा। यह एक छोटा सा बीज था जो ये जो दल है वो अपने साथ लेकर के आए थे। इसी पर इन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद बताया कि इस बीज को आप लगाइए, इसको लगाने से आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। ग्रोथ किसका? बीज का क्या नाम है? HYV। ठीक, प्रारंभ में कई कृषि रणनीति गेहूं और चावल की फसलों तक सीमित थी, बाद में अन्य फसलों पर भी विस्तार किया गया। शुरुआत में जब ये सिस्टम चल रहा था, हरित क्रांति चल रहा था, तो सिर्फ गेहूं और चावल पर ही जोर दिया गया क्योंकि हमको मेन खाद्यान्न फसल चाहिए था। धीरे धीरे बाकी फसलों पर भी इसमें क्या किया गया? ध्यान आकर्षित किया गया। यह प्रणाली देसी बीज, खेत में बनी खाद, हाथ से सिंचाई पर आश्रित ऐसे जगहों पर किया जा रहा था। यह जो प्रणाली चलाई जा रही थी ना, पहले तो ये गेहूं और चावल पर किया ही गया, लेकिन मेनली अब उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर खेत से बने हुए खाद यूज कर रहे हैं किसान लोग, सिंचाई कर रहे हैं तो हाथ से सिंचाई कर रहे हैं, ऐसे जगहों पर इस प्रणाली का प्रयोग किया गया। देसी बीज की समस्या यह भी थी, जो देसी बीज था उसकी समस्या यह भी थी कि यह जो है रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों को अधिक मात्रा में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो यह भी समस्या उत्पन्न हो रहा था जिसकी वजह से खाद्यान्न में फसल में कमी आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, हरित क्रांति शब्द की रचना किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द की रचना डॉक्टर विलियम मार्डे द्वारा किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति शब्द की रचना किसने की है? तो हरित क्रांति शब्द का जो रचना है वो विलियम मार्डे के द्वारा किया गया था। अब ये विलियम मार्डे कौन है? तो ये जो है US एजेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
मतलब उस टाइम के तत्कालिक प्रशासक थे, कहां के? यूएसए के। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हरित क्रांति शब्द की रचना किसने किया है बच्चे? डॉक्टर विलियम मार्डे ने किया है, डॉक्टर विलियम मार्डे ने किया है। आगे बात करते हैं, 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यह पॉइंट आप ध्यान रखना, 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया मार्डे जी द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मार्डे। याद कर लो, 1968 में विलियम मार्डे के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति की प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो समझना, यह जो प्रक्रिया है ना, किस प्रकार से करना है इस पर काम, यह जो प्रक्रिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सहित रॉकफेलर फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञ की टीम द्वारा मैक्सिको में 1950 के दशक में प्रारंभ कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के प्रवर्तन से प्रारंभ हुआ था। यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो हरित क्रांति की प्रक्रिया है, यह शुरुआत कहां से हुई थी? तो हरित क्रांति की जो प्रक्रिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सहित, एक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ही है इसमें, इनके अलावा रॉकफेलर फाउंडेशन के कृषि विशेषज्ञ की टीम, जो कि मैक्सिको में 1950 के दशक में प्रारंभ कृषि अनुसंधान का कार्यक्रम के प्रवर्तन से प्रारंभ हुआ था। 1950 के दशक में ये जो कृषि प्रोग्राम कर रहे थे, जहां पर ये जो टीम पहुंची हुई थी, एक तो नॉर्मन बोरलॉग की टीम थी और एक रॉकफेलर की टीम थी। इन टीम के द्वारा पहली बार ये हरित क्रांति की जो प्रक्रिया है ना, किस किस प्रकार से प्रोसेस करना है, इसको यूज करके देखा गया था। बाद में फिर भारत में भी इसी प्रक्रिया को यूज किया गया था। ठीक, तो किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग टीम, और एक कौन है आपके? रॉकफेलर। याद रहेगा, मैक्सिको की टीम है ये। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिकन गेहूं पर, अच्छा, इन्होंने जो ये हरित क्रांति प्रक्रिया यूज की है वो किया किस पे था? तो याद रखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने यह मैक्सिकन गेहूं पर गहन अनुसंधान किया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किस पर सबसे अधिक प्रयोग किया था? तो गेहूं पर इन्होंने सबसे अधिक अनुसंधान किया। 1950 के दशक के मध्य में अधिक पैदावार देने वाली बौने गेहूं की किस्मों का आविष्कार करने में ये सफल हुए थे। तो चीजें क्या क्लियर हैं? सबसे पहले तो इन्होंने हरित क्रांति प्रक्रिया का प्रयोग किया 1950 के दशक में। उसके बाद दोबारा इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च कर इन्होंने गेहूं पर जोर दिया, और गेहूं पर जोर देकर इन्होंने क्या किया? 1950 के दशक में बौने गेहूं की किस्म का आविष्कार किया था। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो बौना गेहूं है वो कौन से टाइप का गेहूं था? ये मैक्सिकन गेहूं था, क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ना, ये मैक्सिको में काम किया करते थे। तो मैक्सिकन गेहूं पर ही इन्होंने अपना क्या किया? रिसर्च किया था, और बौने गेहूं की किस्में इन्होंने पैदा की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गेहूं के दशक के प्रारंभ की। अब हम बात करते हैं कि गेहूं का शुरुआत कैसे हुआ था। देखो, गेहूं के बीज सबका लाया गया था, चावल का, गेहूं का। तो गेहूं का जो HYB बीज के प्रयोग से मैक्सिको में 1960 के दशक के प्रारंभ में गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर निर्यात करना भी प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है वो पहले मैक्सिकन गेहूं पर ही रिसर्च कर रहे थे। फल बहुत अच्छा रहा, जिसके रिजल्ट स्वरूप क्या हुआ? 1960 के दशक में अब मैक्सिको गेहूं की पैदावार के लिए इतना ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया कि अब वो दूसरे देश से आयात नहीं करता था, बल्कि गेहूं को निर्यात किया करता था। और यही जो प्रयोग, यही जो क्या बोलना चाहिए, अनुसंधान ये यहाँ पर कर रहे थे, रिसर्च यहाँ पर कर रहे थे, उसी का जब पॉजिटिव सक्सेस मिला, इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तब उसका जो प्रयोग है वो लोग भारत में भी करने लगे। यही जो बीज है जो भारत में लाया गया था, HYV इसको कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया हाई यील्डिंग वेराइटी कहा जाता है इसको। ठीक है, पहले ये कहाँ कहाँ प्रयोग कर चुके थे इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 1961 में, तो ये हो गया कि मैक्सिकन गेहूं पे इन्होंने बौने गेहूं का आविष्कार कर दिया। अब दूसरा है 1962 में क्या हुआ? तो चावल की फसल के लिए HY बीज विकसित करने के लिए फिलीपींस में IRRI क्या है? अब चावल की बात हो रही है ना, गेहूं के लिए मैक्सिकन में प्रयोग किया गया था। चावल के लिए क्या हुआ? तो चावल के लिए 1962 में लोग प्रयास कर रहे हैं। चावल की फसल के लिए HYV बीज को विकसित करने के लिए कहां पर प्रयोग किया जा रहा है? फिलीपींस में प्रयोग किया जा रहा है। तो फिलीपींस में IRRI क्या है? ये तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी, चावल अनुसंधान संस्था आप बोल सकते हो। फिलीपींस में प्रयोग किया जा रहा है 1962 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर नॉर्मन को कृषि विकास में योगदान के लिए नोबेल के क्षेत्र में शांति का पुरस्कार दिया गया था। भाई यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ने जिस टाइम पर हमारे पास खाद्य समस्या तो उस टाइम पर इन्होंने हेल्प किया है। इस वजह से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ किस्म के बारे में मैं बता रही हूँ, जहां से सीधा प्रश्न में पूछ लेगा कि यह किसकी किस्म है, या धान की किस्म है या गेहूं की किस्म है। तो नई किस्म की गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं के ही प्रकार में आता है आपका
सोनार, 64, कल्याणा, ठीक है, लर्मागेजो, RB18। याद रखेंगे, ये बताने का मतलब ये है कि सीधा सीधा प्रश्न में अभी पूछ लिया जा रहा है कि गेहूं का एक वेराइटी आपके सामने रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि किसकी वेराइटी है, मतलब ये किसका है, चावल का है या गेहूं का है, या फिर ये चावल है या गेहूं का नाम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये गेहूं का नाम है। वहीं अगर मैं धान की किस्म की बात करूं तो TN1, TR8, AOT17, TN3, ये आपके धान का नाम है। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब ये जो फैक्चुअल पॉइंट्स की मैंने बात किया था वो ये है ना, इसको आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं हम, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरित क्रांति से ही आपका रिलेटेड है, इसी वजह से ध्यान से थोड़ा, है ना। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे 1960 के दशक में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, 1960 के दशक में होता है। डजंट मैटर ये मैक्सिको में यूज किया जा रहा है या भारत में किया जा रहा है, शुरुआत पूछा है ना, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था। दूसरा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, अब ये प्रश्न जब आए तब आपको ध्यान देना है। भारत में जो हरित क्रांति है वो 1966-67 में लाया गया था। क्लियर है क्या चीजें यहाँ पर, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई, लेकिन भारत में अगर हरित क्रांति बोले तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लें तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 66, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966-67 में हुआ था। तो 1966-67 में वह जो टाइम था ना वो अवकाश पीरियड चल रहा था। अवकाश पीरियड मतलब देखो 1951 से लेकर के 52, 53, 54, 55, 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ, 56 से 61 तक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ, और उसके बाद 61 से लेकर के 66 तक आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ। फिर 67, 68 और 69 ये 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था, और इसी टाइम पर आपका हरित क्रांति लाया गया था। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में 1966-67 में हुआ था। और मैंने बताया आपको 67, 68, 69 ये 3 साल अवकाश का पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस 3 साल में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था। तो यह पॉइंट आपने ध्यान रखना है, 1966-67 इसी में हमारे भारत में क्या हुआ था, हरित क्रांति लाया गया था, जिस टाइम पर तृतीय पंचवर्षीय योजना जस्ट आपका होकर के निकला था। ठीक, अब देखो हरित क्रांति प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है भाई, तो हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय ऑब्वियसली नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको क्या जानना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि जो इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था नॉर्मन बोरलॉग का, और एक काम कहां कर रहे थे, मैक्सिको में कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मैक्सिकन गेहूं पर प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक, बस इतना पॉइंट याद रख लो, सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, अगर यही प्रश्न पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है वो तो अमेरिका के थे। हमारे भारत का समस्या को सुलझाने के लिए हम यहाँ के वैज्ञानिकों को बोलेंगे, तो हमारे यहाँ भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब हरित क्रांति जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया था, तो यह भी याद रखेंगे, विलियम मार्डे। मैंने बताया ना आपको, विलियम मार्डे, इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन बोरलॉग ने प्रक्रिया बताई थी कि कैसे हरित क्रांति काम को आप कर सकते हो, लेकिन हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम मार्डे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। अब ये विलियम मार्डे कौन है भाई, तो ये भी अमेरिका के ही आपके कृषि वैज्ञानिक थे, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब जिस टाइम पर हरित क्रांति लाया गया था 66-67 में भारत में, उस टाइम पर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन थी, तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भाई, याद रखना है। और साथ में खाद्य कृषि मंत्री कौन था उस टाइम पर, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम महोदय थे। और अगर पूछ ले कि योजना मंत्री कौन थे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर अशोक मेहता, ठीक है, प्रोफेसर अशोक मेहता इनका पूरा नाम है। हरित क्रांति जब आई थी उस टाइम पर यही जो है आपके योजना मंत्री थे। और उस टाइम पर कृषि सचिव कौन थे, तो सीधा आंसर करेंगे बी शिवरमन। कौन थे, बी शिवरमन। चीजें याद रहेंगी क्या, जिस टाइम पर हरित क्रांति 66-67 में हमारे भारत में आया उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेगा कि खाद्य कृषि मंत्री कौन थे, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, आपने ध्यान रखना है। खाद्य कृषि मंत्री अगर पूछ ले तो चिदम्बरम, योजना मंत्री अगर पूछ ले तो प्रोफेसर अशोक मेहता आपने ध्यान रखना है, और अगर कृषि सचिव पूछ ले तो बी शिवरमन आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो आपने ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण फसलें का मतलब यह है कि हरित क्रांति पर जिन फसलों पर हमने ज्यादा जोर दिया था वो फसलें कौन कौन से, सीधा प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। तो गेहूं और चावल तो आपको पता चल चुका है, गेहूं चावल के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, ये 5 फसल थे जिसमें हरित क्रांति पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, तो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि आखिर हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे। तो ध्यान रखेंगे हरित क्रांति के बहुत सारे उद्देश्य थे। सबसे पहले अगर हम लघु अवधि के लिए उद्देश्य की बात कर लें तो वहां पर तत्कालिक जो समस्या था भूखमरी का, उसको दूर करना था आपका। ठीक है, क्योंकि वहां पर खाद्यान्न की समस्या हो गई थी, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और अगर इसी को मैं दीर्घ अवधि की बात करूं तो यह है कि सफिशिएंट एक क्या बोलना चाहिए,
कृषि को सही तरीके से व्यवस्थित कृषि इनको लाना था, किसानों को औद्योगिकरण से अवगत कराना था कि किस प्रकार से आप औद्योगिकरण के माध्यम से बेटर कृषि कर सकते हैं। औद्योगिकरण इन सेंस ट्रैक्टर वैक्टर इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज देना था, ठीक है। इसके अलावा कच्चे माल की आपूर्ति भी करनी थी आपको, ताकि समय पर कच्चे माल आ सके, सही तरीके से आपका प्रोडक्ट बन सके। आधुनिकीकरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें दीर्घकालीन, मतलब लघु के लिए तो ये था कि खाद्यान्न की समस्या को दूर करना है, और दीर्घकालीन के लिए था कि इनको एक सिस्टमेटिक कृषि प्रणाली जमा करके देना है, ताकि सही तरीके से किसान जो है उस पर वर्क करे और भविष्य में कभी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न ना हो, मतलब आपूर्ति की समस्या, ठीक है। इसके अलावा रोजगार भी हो गया, क्योंकि हरित क्रांति ने जब औद्योगिकरण का रूप लिया तो लोगों को बहुत अधिक मात्रा में रोजगार भी मिलने लगा, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में फैक्ट्री बनने लग गए, खाद्य, क्योंकि कच्चा माल की आपूर्ति जो करना था, ठीक है, तो लोगों को रोजगार भी उसमें मिलने लगा, कृषकों को रोजगार मिलने लगा। इसके अलावा चलिए इसके अलावा आगे की हम बात कर लें तो वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर लेते हैं। तो स्वस्थ पौधों का अध्ययन किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया? तो स्वस्थ पौधों का अध्ययन किया गया। स्वस्थ पौधे मतलब ऐसे पौधे जो कि किसी भी प्रकार की जलवायु में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है विश्व में प्रचार करना। कैसे? तो गैर औद्योगिक राष्ट्र में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। गैर औद्योगिक राष्ट्र मतलब जहां औद्योगिकीकरण की कमी है वहां पर इसका प्रसार करना है कि आप भी औद्योगिकीकरण को लाइए, इससे क्या क्या फायदा हो उनको बताइए, ठीक है। तो ये मेन इसका उद्देश्य था। अब यहीं पर हम बात करेंगे कि आखिर हरित क्रांति का पॉजिटिव रिजल्ट क्या रहा, सकारात्मक प्रभाव क्या रहा। हरित क्रांति आया था ना, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, नकारात्मक क्या था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति आया, फसल उत्पादन में वृद्धि हुआ, क्योंकि हमने बस देखा ना अभी कि HYV जो बीज है ये लाया गया था। इस बीज के साथ साथ बहुत सारी औद्योगिक नीति लाई गई, बहुत सारी उद्योगों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया, कृषि की बहुत सारी नीतियां उनको बताई गई, कृषि से रिलेटेड उनको शिक्षित किया गया, प्रशिक्षित किया गया। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो फसल तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो गया। इसके अलावा खाद्यान्न आयात में कमी आई। जो फसल आप दूसरी जगह से मंगा रहे थे, खाद्य आपूर्ति हो रही थी, अब ऐसा हो गया कि इतना सिस्टमेटिक हो गया, इतना ज्यादा अधिक मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न आ गया कि जो हम आयात कर रहे थे उसको अब हम निर्यात करते हैं। तीसरा, किसानों को बहुत अधिक मात्रा में लाभ हुआ, क्योंकि मेहनत वो ज्यादा कर रहे थे लेकिन जितना मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इससे हुआ ये कि वो मेहनत सही डायरेक्शन में करने लगे, जिससे कि रिजल्ट भी उनको पॉजिटिव आया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों ने इस क्रांति से मशीन, HYV, बीज, उर्वरक में विशेष निवेश किया। जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा थी वो भी चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा अधिक मात्रा में खाद्यान्न हो, है ना। इसलिए उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में जो बीज है इस पर निवेश किया, मशीनीकरण पर निवेश किया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब मंगवाने लग गए, ताकि कृषि करने में उनको क्या हो, इजी हो और अधिक से अधिक मात्रा में उनके पास पैदावार हो। इसके अलावा औद्योगिक विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरित क्रांति के फलस्वरूप जब कृषि बहुत ज्यादा विकसित हुआ तो ऑब्वियसली औद्योगिक विकास भी हुआ, क्योंकि कृषि विकास करेगा तो उद्योग तो करेगा ही करेगा। उद्योग को कच्चा माल कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। जितने अधिक मात्रा में आप कृषि पर वर्क करेंगे उतने अधिक मात्रा में आपको कच्चा माल भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उर्वरक, कीटनाशक की मांग बढ़ गई। हाँ जी, क्योंकि हरित क्रांति आया तो बहुत अधिक मात्रा में हम रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे, कीटनाशक का प्रयोग करने लगे, ताकि फसल को ऐसे कीड़ों से बचाया जा सके जो अधिक मात्रा में नष्ट कर रहे थे। तो इसकी डिमांड भी आने लगी कि हमको भी यह चाहिए, हमको भी यह कीटनाशक दवाई चाहिए, हमको भी फसल अपना बचा करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीणों को रोजगार मिल गया, कृषि विकसित हुई, औद्योगिकरण विकसित हुई, उद्योगों में लोगों को काम मिलने लगा, किसानों को काम मिलने लगा, ठीक है, बेरोजगारों को काम मिलने लगा। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जो हरित क्रांति के प्रभाव में अपने को देखने के लिए मिले थे। यहीं पर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव का, कि जहां पर अच्छी बातें होती है वहां पर कुछ बुरी बातें भी होती है। तो हरित क्रांति का अच्छा रिजल्ट तो हमने देख लिया। हरित क्रांति का निगेटिव पॉइंट क्या था, नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो देखिए, गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं किए गए थे। हरित क्रांति में मेनली 5 फसल पर ध्यान दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया, गेहूं, अनाज, ज्वार, मक्का, बाजरा, ठीक है। इन 5 पर ही ध्यान दिया गया, लेकिन जो गैर खाद्यान्न चीज थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया। गैर खाद्यान्न चीज मतलब आपके जो मोटे अनाज हो गए, कोदो कुटकी वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका तिलहन फसल हो गया, आपका दलहन फसल हो गया। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक फसलें भी थी, जैसे चाय, कॉफी, चीनी, ठीक है, इन सब पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो ये एक इसका नकारात्मक वाला साइड है कि अगर इस पर भी ध्यान दिया जाता तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मात्रा में हमको थोड़ा बहुत ज्यादा क्या मिलता, फायदा होता, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि HYVP केवल 5 फसलों के लिए ही लाया गया था। मतलब ये जो बीज लाई गई थी ना, ये जो बीज बनाया गया था आपका, ठीक है, यह किस लिए लाया गया था? सिर्फ 5 फसल जो मैंने बताया था इनके लिए ही इस बीज को प्रयोग किया गया था, बाकी फसलों का इसका प्रयोग नहीं किया गया था। तीसरा है क्षेत्रीय असमानताएं।
क्षेत्रीय असमानता है मतलब इसका जो प्रभाव है वो 40% क्षेत्र पर ही मिला। हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ था वो पूरे भारत के सिर्फ 40% एरिया पर ही देखने के लिए मिले थे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो टीम आई थी, टीम ने ये कहा कि आप उस जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जो ऑलरेडी विकसित है, जहां पर आपको लगता है कि अगर हम इस क्षेत्र पर खेती करेंगे तो हमको बहुत अधिक मात्रा में फसल जो है मिलेगी। तो इन्होंने कौन सा क्षेत्र चूज किया? तो इन्होंने भारत का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उत्तर एरिया की अगर मैं बात कर लूं तो पंजाब वाला एरिया हो गया आपका, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया। इन तीनों एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गंगा सोन का संगम है ना, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में फसल होती है, तो इसलिए उन्होंने वही जगह चूज किया। तो इसीलिए क्या है, पूरे भारत में आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये तीनों एरिया में बहुत अधिक मात्रा में फसल पैदा हुई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दक्षिण क्षेत्र की बात कर लें तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में अपने को फसल देखने के लिए मिली थी। बस ये कुछ ही एरिया है जहां पर क्या हुआ था, हरित क्रांति का प्रभाव देखने के लिए अपने को मिला था। इसलिए इसको निगेटिव साइड में रखा जा रहा है कि सिर्फ 40% एरिया ही विकसित हुई थी। लेकिन बाकी जगहों का क्या? बाकी जगहों पर तो खाद्यान्न की समस्या अभी भी थी ना, सिर्फ 5 जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में फसल पैदा हो रहा था, लेकिन बाकी जगह अभी भी जूझ रहे थे इन सभी चीजों से। तो यह इसका एक नकारात्मक निगेटिव साइड है। ठीक है, इसका सबसे अधिक प्रभाव भी अपने को देखने के लिए मिल गया था। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो आपने ध्यान रखना है, जैसे कि जो ऑलरेडी विकसित है उन जगहों पर हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था, तो वो तो ऑलरेडी विकसित है ना। जो जगह विकसित नहीं है, जहां पर फसल अच्छे से हो नहीं रही है, जहां पर के जो ग्रामीण है परेशान है, वहां पर इनको प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हरित क्रांति में क्या किया गया, बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ज्यादा मात्रा में रसायन के प्रयोग से जो हमारा देसी बीज है उसको बहुत अधिक नुकसान हो रहा था, क्योंकि किसानों के मन में एक लालच हो जाता है ना कि हम भी इस कीटनाशक का प्रयोग करें तो हमारे फसल भी अच्छे होंगे, हम भी इस रसायन का प्रयोग करें तो इसके फसल अच्छे होंगे। तो एक तो इसका नुकसान हो रहा था और दूसरा ये चीज हो रहा था कि इन रसायनों का प्रयोग कैसे करना है, इस कीटनाशक का प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में किसानों को प्रशिक्षित नहीं किया गया था, जिससे कि वो अपने मन मुताबिक जैसा उनको समझ आ रहा है वैसा वो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनके शरीर पर इसकी क्षति हो रही थी। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, कारखाने में अगर मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर से कौन कौन सा गैस निकलता है जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आप बस किए पड़े हो तो उसका नुकसान तो होगा ना। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर अपने को देखने के लिए मिला था, क्योंकि हरित क्रांति में प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन है, जो कीटनाशक है, इनके अच्छे परिणाम तो बता दिए गए, लेकिन इसके दुष्परिणाम के बारे में किसानों को नहीं बताया गया था और न ही उनको प्रशिक्षित किया गया था कि अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ये कुछ नेगेटिव साइड्स थे जो हरित क्रांति के अपने को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, मृदा का नुकसान, वही क्योंकि आप रसायन का प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से आपको आइडिया ही नहीं है, और जरूरत से ज्यादा अगर आप कीटनाशक या रसायन का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मृदा तो होगी ही ना। किसान अपने मन मर्जी जितना जरूरत है वहां पर कीटनाशक का प्रयोग कर दे रहे हैं, रसायन का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो एक समय के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति ऑटोमेटिक कम होने लगती है जब आप किसी भी चीज का अति कर देते हैं तब। ठीक, इसके अलावा पानी का खपत बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। बेरोजगारी की बात कर ले तो जिन क्षेत्र में फसल अच्छा हुआ वहां पर के लोगों को तो रोजगार मिल गया, लेकिन जिन जगह पर फसल अच्छे से नहीं हुआ वहां पर लोगों को कहां से रोजगार मिलेगा, और ऑलरेडी जो किसान है वो भी परेशान है, वो अलग। तो बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर असर, वही जो तरीका मैंने आपको बताया था। तो ये जो हरित क्रांति लाया था इसका ये प्रभाव था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट लिखा गया है कि जो हरित क्रांति लाया गया था ना बच्चे, ये 2 चरणों में लाया गया था। कैसे कैसे 2 चरण में लाया गया था इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि जो पहला हरित क्रांति, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हरित क्रांति 2 चरण में लाया गया है, तो जो पहला हरित क्रांति लाया गया था वो कौन सी फसल के लिए लाया गया था, ये आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आया तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।